हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो यूपीएससी की परीक्षा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक बड़ी चुनौतीपूर्ण परीक्षा होती है और इस परीक्षा में आमतौर पे सबसे बड़ी चुनौती जो विद्यार्थियों के सामने आती है वो आती है अपना सिलेबस कंप्लीट करने की चुनौती। उसमें मुख्य परीक्षा में सिलेबस कंप्लीट करना या उसको ट्रैक कर पाना फिर भी आसान है, यह अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि मुख्य परीक्षा का अगर आप पाठ्यक्रम देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें टॉपिक्स जो है उनकी एक अच्छे से लिस्ट दी हुई है, एक अच्छी लिस्ट है टॉपिक की। मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप लोग या तो बाजार में बनी बनाई भी मिलती है, वरना आप खुद से हर टॉपिक का एक लाइन में एक टॉपिक लिख के एक लंबा सा चार्ट पेपर बना लीजिए, उसको चिपका लीजिए, जो करते जा रहे हैं उसको टिक करते जाइए। इससे सुनिश्चित हो जाता है कि गलती से आपसे कुछ छूट ना जाए। चुनौती आती है बेटा प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो ढंग से परिभाषित है नहीं। ऐसी चीजें हैं नहीं प्रीलिम्स में जो आप देखेंगे कि सिलेबस में ढंग से परिभाषित हो। आप देखेंगे कि अर्थशास्त्र का सिलेबस है कि भारत और विश्व की अर्थव्यवस्था। अब यार ये तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में प्रीलिम्स का सिलेबस हमने कंप्लीट किया है या फिर नहीं किया, इसको हम कैसे मापें, इसके बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त करें। तो आज जो है अगले 5 मिनट में केवल मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रीलिम्स का सिलेबस आप कितना कर चुके हैं और कितना बाकी है, कुछ छूट ना जाए, यह कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसका तरीका क्या हो सकता है, आपको मैं ये बताऊंगा। लेकिन ये चर्चा शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप 2025 का प्रीलिम्स देने वाले हैं तो वक्त बचा है बहुत कम। अब तो अक्टूबर शुरू हो चुका है, तो भाई अब अगले साल मई में एग्जाम है, 8 महीने से कम समय है, अब 7.5 महीने का समय है। तो आप लोग एजे लाइव कोड लगाकर हमारा जो आखिरी प्रतिज्ञा प्लस बैच है इससे जुड़ जाइए। यह आखिरी बैच है, इसके बाद प्रतिज्ञा प्लस बैच नहीं आएगा, याद रखिएगा। एजे लाइव कोड लगा के आप 20,999 में जुड़ सकते हैं। यह आपकी संपूर्ण तैयारी कराएगा, प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू की, तीनों की। तो यह अवसर जो है आपको फिर नहीं मिलने वाला 2025 के लिए। आप एजे लाइव कोड लगाकर इससे जुड़ जाइए। अगर आप मान लीजिए मुख्य बाद में परीक्षा देने वाले हैं तो 2026 के लिए हमारा लॉन्ग टर्म बैच है, उससे जुड़ने की भी लास्ट डेट जो है 3 तारीख तक है, याद रखिएगा। एजे लाइव कोड लगा के आप 29,999 में जुड़ सकते हैं। पहले बेसिक पढ़ाएंगे, फिर आपको जो एक यूपीएससी का कॉम्प्लेक्स लेवल सिलेबस है वो कराएंगे। और अगर आप 2027 में परीक्षा देने वाले हैं तो आप 34,999 में हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, एजे लाइव कोड लगाकर। यहां पर भी तरीका वही है। ये वाला बैच 8 तारीख से शुरू होने वाला है। तो जो भी बैच आपको सूटेबल लगे उससे आप तुरंत जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान करें। देखिए, अब आते हैं हमारी समस्या पर कि प्रारंभिक परीक्षा जो होती है, प्रीलिम्स जो होता है, उसमें बड़ी चुनौती यह है कि उसका पाठ्यक्रम जो है वो अपरिभाषित है। अगर आप यूपीएससी के वास्तविक नोटिफिकेशन में जाकर देखेंगे तो पाठ्यक्रम की जो परिभाषा है वो ढंग से दी नहीं हुई है। बहुत ही एक लाइन का सिलेबस केवल लिख दिया गया है। अब यार एक लाइन के सिलेबस में विद्यार्थी को यह कंफ्यूजन हमेशा रह जाता है कि जो मैंने पढ़ा है, जितना मैंने पढ़ा है, क्या वो पर्याप्त है, क्या उसके जरिए मैं इस एग्जाम को समझ पाऊंगा, क्लियर करने की दिशा में आगे बढ़ पाऊंगा या फिर नहीं। तो ऐसे में हमें करना यह है, और आप सिलेबस को छोड़ के तो देखो यूपीएससी में नहीं जा सकते, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इस अपरिभाषित पाठ्यक्रम को परिभाषित करने की जिम्मेदारी जो है वो अभ्यर्थी पर ही आ जाती है, आप ही पर आ गई है। यह आपको कैसे करना होगा, उसके लिए आप ये करें, सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि हर विषय का आप एक चार्ट पेपर लीजिए या फिर कई सारे चार्ट पेपर लीजिए और आप हर विषय के साथ शुरुआत करें। देखिए, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आपको पता है कि फंडामेंटल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं अपने विषय की ही बात करूं, अर्थशास्त्र की बात करूं, तो अर्थशास्त्र में आपको पता है कि यार राजकोषीय नीति तो पढ़नी ही पढ़नी है। ये तो बेसिक है, मतलब इसके बिना तो आप नहीं सरवाइव कर सकते, ये तो पढ़नी ही है। ऐसे ही मौद्रिक नीति हो गई, ठीक है। ऐसे ही मुद्रा हो गया, मुद्रा और मुद्रास्फीति, ठीक है। मुद्रा का कॉन्सेप्ट हो गया, मुद्रास्फीति का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपका जो औद्योगिक क्षेत्रक है कि भाई अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या होते हैं, ये कुछ टॉपिक तो आपके ऑब्वियस हैं, ये तो आपको बनाने ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
यहां पर बेटा आपकी मदद करने वाले हैं पीवाईक्यूज। इसके लिए आप क्या कीजिए, अगर आप हमारा कोर्स लेंगे तो आपको सारे पीवाईक्यूज की जो एक डायरेक्टरी है मिल जाएगी, 26 साल के सवाल होते हैं उसमें। वरना बाजार में या इंटरनेट पे आपको ऐसी किताबें भरपूर मिल जाएंगी जहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू अरेंज होकर मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एक पूरा दिन या 2 पूरे दिन आप इस काम में लगाइए। अभी भी समय कम है लेकिन 2 दिन लगाने लायक ये काम है। तो आप क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स में आपने टॉपिक चुना मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति एक चैप्टर है। अब मौद्रिक नीति चैप्टर में कौन से वो 20 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको कवर करने हैं। आप ये देखिए कि भाई पिछले 25 साल के अगर आप क्वेश्चंस देखें तो कौन कौन से सब टॉपिक से सवाल आए हुए हैं। देखिए यूपीएससी के बारे में आपको शायद जानकारी नहीं होगी, यह बहुत ही रेपिटेटिव एग्जाम है कि आमतौर पे इसकी तैयारी जो की जाती है वो इसके फेवरेट टॉपिक्स को समझकर ही की जाती है। तो आप ये देखिए मौद्रिक नीति के अंदर अगर आप मौद्रिक नीति में सब कुछ ही पढ़ने बैठ जाओगे फिर तो यार बहुत ही टाइम लग जाएगा आपको, कोई अंत तो है नहीं मौद्रिक नीति का। भारत के बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी मौद्रिक नीति अभी तक पढ़ ही रहे हैं, कोई अंत तो है नहीं। तो अंत करने का सही तरीका यह है कि आप देखिए पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू में आप चाहिए तो एक लिस्ट बना लीजिए कि जैसे ही कोई टॉपिक आता है, कोई सवाल आपने देखा, उसमें जिस चीज से वो जुड़ा हुआ है उसका नाम यहां लिख दीजिए। ठीक है, टॉपिक का नाम यहां लिख दीजिए। अगर उससे एक और सवाल आया तो यहां पर उसके आगे आप 2 लिख दीजिए, एक और आया तो 3 लिख दीजिए, और आते जाएंगे तो +1 करते जाइए। तो आपको एक प्रकार की रिलेटिव इंपॉर्टेंस भी पता चलती रहेगी कि एक टॉपिक के अंदर कौन से सब टॉपिक हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यह बनेगा आपकी सिलेबस की चेकलिस्ट कि जब भी आप प्रीलिम्स के लिए मौद्रिक नीति कर रहे हैं तो आपको यह तो क्लियर होना चाहिए कि यार ये वाले जो सब टॉपिक हैं ये वाले मैंने सारे पढ़ लिए, पिछले 25 सालों में ये पूछे गए हैं, अब भी ये पूछे जाएंगे। पर यहां पे काम खत्म नहीं होता, यहां पर आपको एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी। कोई 3-4 चीजें मौद्रिक नीति की रही होंगी समाचारों में। तो अगर आपकी करंट अफेयर्स पे पकड़ ठीक ठाक है, जैसा आप में से कई लोग लिखते हैं कि सर मैं आपकी क्लास करता हूं, करंट अफेयर्स तो मुझे काफी ठीक ठाक तरीके से आता है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी करंट अफेयर्स पे पकड़ ठीक ठाक है तो पिछले साल, 1.5 साल या इनफैक्ट 2 साल में मौद्रिक नीति में से जो भी चीजें न्यूज में रही हैं, ठीक है, आप उनको भी यहां पर डाल सकते हैं। जैसे अमेरिका के फेड ने अपने रेट्स कम करने की घोषणा की इतने इंतजार के बाद, तो अमेरिका के फेड के रेट कट का क्या हुआ, या फिर जो जापान में जो एक येन इफेक्ट था वो भी एक मौद्रिक नीति का परिचायक था, आप उसको भी यहां पर डाल सकते हो। तो भाई आप जो है जो भी चीजें न्यूज में रही हैं पिछले दिनों, उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक आपको लगते हैं आप उसको बनाइए और ये एक आप लिस्ट बना लीजिए। अगर आप लैपटॉप वगैरह के यूज में पारंगत हैं तो बेहतर है कि इसको आप एक्सेल शीट पे बनाएं, वहां पे आप टिक कर सकते हो और नए एडिशंस कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, कलर कोड कर सकते हो, ठीक है। वरना आप अगर लैपटॉप वगैरह का यूज नहीं भी करते ज्यादा तो भी आप एक नॉर्मल चार्ट पेपर लीजिए और सिंपली इसको बनाना शुरू कर दीजिए। तो आपके पास क्या हो जाएगा, हर टॉपिक का ऐसा एक दस्तावेज उत्पन्न हो जाएगा हर विषय के अंतर्गत, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा का एक सिलेबस परिभाषित हो गया। क्योंकि याद रखिए कंप्लीट तैयारी, पूर्ण तैयारी की यार मैं हर विषय को एकदम पूरा 100% पढ़ के जाऊंगा, ये तो होता नहीं है, ये संभव भी नहीं है, ये उचित भी नहीं है, ये सही भी नहीं होता। तो ऐसे में हर विषय के साथ आप न्याय कर पाएं उसके लिए जरूरी है कि आपके पास हर टॉपिक का ऐसा एक स्ट्रक्चर हो। तो आज ही आप ये जरूर करें कि ऐसी संरचना जो है, आप बाजार से कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खरीद लाएं, आपको इंटरनेट पे फ्री में मिल जाएंगे, बाजार से खरीदने की आवश्यकता भी नहीं है। और आप जो है उसका प्रयोग करके ये वाला एक एनालिसिस आप जब कर लेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि आपकी तैयारी जो है वो सही आकार में पहुंच गई है, अब उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रारंभिक परीक्षा का कंप्लीशन जो होता है वो इस तरह से होता है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इसमें अगर आपका कोई और सुझाव हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। यहां से आप ये भी कर पाएंगे कि मान लीजिए किसी टॉपिक से सवाल आया ही नहीं, तो आपको पता है कि अगर देखिए आखिरी टाइम में समय सबके पास कम पड़ता है, तो जब समय कम पड़ेगा तो आप कौन सी चीज को छोड़ सकते हैं, कौन सी को आप नहीं छोड़ सकते, ये प्रायोरिटी भी आपकी यहां से तय हो जाएगी कि जहां से सवाल आ रहे हैं उसको तो करना ही है, जहां से नहीं आ रहे हैं उसको आप छोड़ सकते हैं। ये प्राथमिकताएं भी आप अपनी यहां से तय कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारा लॉन्ग टर्म बैच जो है उसका बैच 2 आ रहा है 8 तारीख से शाम 6 बजे से। 2027 वाला बैच है। एजे लाइव कोड लगा के 34,999 में आप जुड़ सकते हैं। 2027 तक ये चलेगा, 27 वाले पूरे अटेम्प्ट तक। 2026 वाला लॉन्ग टर्म बैच चाहिए तो उससे जुड़ने की लास्ट डेट है 3 तारीख। एजे लाइव कोड लगा के 29,999 में आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप 2025 में यानी कि अब से कुछ समय बाद ही एग्जाम देने वाले हैं तो वक्त बचा नहीं है आपके पास। हमारा आखिरी प्रतिज्ञा प्लस बैच जो है उससे आप 3 तारीख तक जुड़ सकते हैं एजे लाइव कोड लगाकर 20,999 में। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार बैच को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।